नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है, साइंस का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव से संबंधित रोगों के बारे में बहुत पूछा जाता है। 100+ क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन 2022-23 के एग्जाम में रखे मिलेंगे। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक महामारी जनित रोग नहीं है जो कि महामारी से नहीं फैलता? तो देखिए, पोलियो जो रोग है ये महामारी से नहीं फैलता, बाकी हैजा, मलेरिया, हाथी पांव ये सभी महामारी जनित रोग हैं। पोलियो महामारी जनित रोग नहीं है। रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? आरआरबी रेलवे का 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो इन कीटों को कहा जाता है आपका वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी, रोगों को फैलाने वाले कीटों को वेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को रोगजनक जीव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, रोगजनक जीव राइट आंसर है। एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है? रेलवे 2018 का क्वेश्चन। एचआईवी का पूरा रूप हो जाएगा आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है, अन्य से नहीं? तो एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक ही सुई का बहुप्रयोग करके, किसी को एचआईवी है, आपने उसको सुई लगाई, उसका यदि ब्लड उस सुई में रह गया और आपने यही सुई दूसरे को लगा दी, तो इससे आपका जो है एचआईवी प्रसारित हो सकता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोगों को ऑप्शन नंबर डी भी लग रहा होगा यौन संबंध, लेकिन यौन संबंध यदि आप एक ही व्यक्ति से रखते हैं तो नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से क्या बैरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो बैरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण चेचक का रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी चेचक। देखिए एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी, चेचक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो खसरा है ये संक्रामक रोग कहलाता है। खसरा संक्रामक रोग है। अस्थमा, स्कर्वी और मधुमेह ये संक्रामक रोग नहीं है। मधुमेह मतलब शुगर, तो ये सब संक्रामक रोग नहीं है। खसरा संक्रामक रोग है। एसएससी 2018 क्वेश्चन है ये। युवा व्यक्ति में एचआईवी एड्स होने की आशंका निम्न लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतः संबंधित होती है? तो युवा व्यक्ति में होगी आपकी तीव्र दीर्घ स्थायी सिरोवेदना। ऑप्शन नंबर डी, इससे आपकी एचआईवी एड्स की जो है आशंका बढ़ जाएगी लक्षण से। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है टेस्ट एंड ट्रीट नीति अपनाई गई? तो स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, इसके द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट राइट आंसर हो जाएगा। एचआईवी के लिए ये नीति अपनाई गई। ऑप्शन नंबर बी टेस्ट एंड ट्रीट राइट आंसर है एचआईवी। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु मतलब एचआईवी के द्वारा होता है। जो कौन सा वायरस है या विषाणु है? तो एड्स जो है ये आपका कहलाता है रिट्रो विषाणु। ऑप्शन नंबर ए रिट्रो विषाणु राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस एक कारण से एड्स फैलता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें संक्रामित सुइयों तथा इंजेक्शनों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, इसके द्वारा एड्स फैल सकता है। मच्छरों के काटने से नहीं फैलता। एड्स ग्रसित व्यक्ति की देखभाल करने से भी नहीं फैलता। हाथ मिलाने से, छींकने से, खांसने से नहीं फैलता। लेकिन एड्स ग्रसित व्यक्ति से यौन संबंध से फैलता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा देखभाल कर सकते हैं उससे नहीं फैलेगा। ऑप्शन नंबर सी, एड्स ग्रसित व्यक्ति से देखभाल करने से नहीं फैलेगा, केवल संक्रामित सुइयों और इंजेक्शनों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? एनडीए 2018 का ये क्वेश्चन है। तो एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है आपका एक स्ट्रेडेड आरएनए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी से आंसर हो जाएगा, आरएनए वायरस होता है एड्स, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक मतलब चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियों का कारण है? एसएससी 2017 क्वेश्चन है। तो चेचक
और आपका पोलियो, इनके जो कारक होते हैं वो होते हैं आपके विषाणु। ऑप्शन नंबर डी विषाणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चेचक के लिए टीके का किसने जो है प्रदान किया था, खोज किसने की थी चेचक के लिए टीके की? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर राइट आंसर है। शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी किन रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो शिशुओं को दी जाती है ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी, ये आपको रक्षा प्रदान करती है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? तो पोलियो का टीका जो विकसित किया गया था, यह विकसित किया गया था आपका जोनास एडवर्ड साल्क द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आरआरबी 2018 का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है? तो यहां पर आपको जो बीमारियां दी गई हैं उसमें से आपका मलेरिया के लिए अभी कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मलेरिया के लिए कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए होता है? तो बीसीजी का प्रयोग होता है तपेदिक से बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर ए तपेदिक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा है? तो विषाणु के द्वारा होने वाला जो रोग है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर यहां पर डी हेपेटाइटिस राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से रोग युग्म विषाणु जन्य हैं, विषाणु से होने वाले रोग हैं? तो विषाणु से होने वाले रोग यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो आपका काली खांसी और स्लीपिंग सिकनेस मतलब अनिद्रा, ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? तो विडाल परीक्षण जो होता है ये आपका टाइफाइड ज्वर के लिए विडाल परीक्षण होता है। एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, एसएससी 2019 विडाल परीक्षण टाइफाइड ज्वर के लिए। विषाणु जनित रोगों का समूह कौन सा है? तो विषाणु जनित रोगों का समूह निकालना है आपको। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से चेचक, पीत ज्वर और रेबीज, ये तीनों जो हैं ये विषाणु जनित रोग हैं, चेचक, पीत ज्वर और रेबीज। इन्फ्लुएंजा का विषाणु इनमें से कौन सा है? तो इन्फ्लुएंजा का विषाणु जो आपका होता है वो है आपका ऑर्थोमिक्सो विषाणु। ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोमिक्सो विषाणु ये इन्फ्लुएंजा का विषाणु है। जुखाम का रोगजनक इनमें से क्या है? तो जो जुखाम होता है वो हमें होता है किससे? ये होता है आपका राइनो विषाणु से और कोरोना विषाणु से, दोनों से। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएंगे। राइनो विषाणु और कोरोना विषाणु, इन दोनों से जुखाम हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता या होता है? तो विषाणुओं के द्वारा आपको यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, टीबी रोग ये विषाणु से नहीं होता, बाकी पोलियो, चेचक, एड्स ये विषाणु से होते हैं। टीबी रोग विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के लिए प्राकृतिक पोषक है? तो चमगादड़ जो होता है वह कौन सा रोग पालता है? राइट आंसर हो जाएगा एबोला बुखार। ऑप्शन नंबर सी एबोला बुखार ये चमगादड़ के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी एबोला राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आरआरबी 2016 का ये क्वेश्चन है। पीला बुखार या पीत ज्वर मुख्य रूप से मनुष्यों में किससे फैलता है? तो पीला बुखार या पीत ज्वर जो होता है ये आपका मादा मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर ए मादा मच्छर के काटने से पीत ज्वर या पीला बुखार होता है। मादा मच्छर के काटने से पीला बुखार, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू का रोगजनक इनमें से कौन सा है? तो डेंगू का जो रोगजनक है ये आपका है विषाणु। ऑप्शन नंबर सी विषाणु है डेंगू का रोगजनक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। एडीज इजिप्टाई वाहक है किसका? अभी आपको थोड़ी देर पहले एक वर्ड मैंने बताया था पीत ज्वर या पीला बुखार, तो एडीज इजिप्टाई ये आपका डेंगू बुखार है और इसी को पीत ज्वर या पीला बुखार बोलते हैं। डेंगू को ही पीत ज्वर या पीला बुखार बोलते हैं। पीलिया अलग है और पीत ज्वर अलग है, पीलिया अलग है, पीत ज्वर अलग है। डेंगू को बोला जाता है पीत ज्वर, याद रखना। चिकनगुनिया रोग संचारित होता है, तो जो चिकनगुनिया रोग है ये कैसे संचारित होगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा एडीज मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी एडीज मच्छर से चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर बी। रुबेला वायरस का कारण क्या है? तो रुबेला वायरस का कारण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर बी खसरा। रुबेला वायरस का कारण है खसरा, ऑप्शन नंबर बी। इन्फ्लुएंजा रोग होता है क्या? तो इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है ये आपका होता है विषाणु से। ऑप्शन नंबर ए विषाणु से फैलता है इन्फ्लुएंजा रोग। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अतिसार, ऑप्शन नंबर सी ये जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी अतिसार राइट आंसर है।
साल्मोनेला टाइफी किसके के कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर बी, आंत में संक्रमण जो हो जाता है उसके कारण आपको साल्मोनेला टाइफी हो जाता है, आंत में संक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मोतीझरा का रोग जनक क्या है? तो मोतीझरा का जो रोग जनक है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मोतीझरा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह जीवाणु है जो मानव शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है? तो मानव शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है आपका, यही अभी आपको होता है साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनोफ्लीज मच्छर के कारण होती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तुरंत आंसर बता दे रहा हूं बिना देर के हुए, आप सभी को पता होगा मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी, मैलीग्रेंट मलेरिया का रोग जनक कौन सा है? तो मैलीग्रेंट मलेरिया का जो रोग जनक है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। एलिसा का पूरा नाम क्या होता है? एलिसा टेस्ट जो होता है, तो एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरचेंट एसे। ऑप्शन नंबर ए, ये एलिसा का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। स्लीपद के रोग कारण जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्लीपद जो है, जो होता है जिस जीव से, उसका जो वैज्ञानिक नाम है आपका वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्लाइट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बुचेरेरिया ब्रैंको जो है प्लटाई। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मानव में हेलमिंथी जनित रोग है, तो मानव में हेलमिंथी जनित जो रोग है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी रोग आपको मानव में हेलमिंथी जनित रोग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार से होती है? तो दांत की बीमारी ये फंगल इन्फेक्शन से होती है। ऑप्शन नंबर डी फंगल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की? तो हैजा के जो रोगाणु हैं उनकी खोज की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट कोच प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हैजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई एक कथन सही है, मैं आपको सीधे बता देता हूं कौन सा कथन सही है। तो यह एक रोग है जो दूषित खाद्य या जल के सेवन से होता है। ऑप्शन नंबर सी, दूषित खाद्य और जल के सेवन से हैजा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो आपका जो है गैस्ट्रो समस्याएं जो होती हैं उसको पैदा करने वाला जल जनित रोग बोला गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर, यहां पर ऑप्शन नंबर ए हैजा होता है, जल से होने वाला रोग। ऑप्शन नंबर ए हैजा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी है? नींद आइए आपको खूब। निद्रालु रोग के लिए आपका ट्रिपेनोसोमा। ऑप्शन नंबर बी, ये जीव जो है उत्तरदायी है ट्रिपेनोसोमा, और ये 2019 CDS का क्वेश्चन है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो मानव के अंदर जो बैक्टीरिया का संक्रमण होता है उसका सबसे आम इलाज है आपका एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मेलियोडोसिस क्या है बताइए? तो मेलियोडोसिस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका एक संक्रामक रोग। ऑप्शन नंबर सी एक संक्रामक रोग राइट आंसर है। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः आपका BCG का टीका लगता है, BCG की वैक्सीन लगती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमोनिया का रोग जनक है, तो न्यूमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमोनिया का रोग जनक है आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये है न्यूमोनिया का रोग जनक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कृमि के कारण फील पांव रोग होता है? फील पांव रोग किस कृमि के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका होता है फाइलेरियाई कृमि के कारण। ऑप्शन नंबर सी फाइलेरियाई कृमि प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग इनमें से कौन सा है? तो यौन संचारित रोग आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आपका उपदंश और दूसरा सुजाक। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी उपदंश और सुजाक राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा जनित रोग हैं आपका मलेरिया रोग, पेचिस और अतिसार। ये सभी रोग प्रोटोजोआ से होते हैं। मलेरिया, पेचिस और अतिसार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमीबीय पेचिस का रोगजनक है, तो अमीबीय पेचिस का रोगजनक है आपका एंट अमीबा। ऑप्शन नंबर सी एंट अमीबा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एस्केरिएसिस का संक्रमण होता है, तो एस्केरिएसिस का संक्रमण ये आपका प्रदूषित जल व खाद्य से होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रदूषित जल व खाद्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? यौन संचारित रोग नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल, स्कर्वी रोग ये यौन संचारित रोग नहीं है। बाकी सिफिलिस, गोनोरिया और हेपेटाइटिस भी यौन संचारित रोग है। स्कर्वी रोग यौन संचारित रोग नहीं है। एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है? तो एड्स, चेचक और पोलियो ये तीनों विषाणु के द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफिलस परट्यूसिस द्वारा डैश रोग होता है, तो हीमोफिलस परट्यूसिस द्वारा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से काली खांसी होती है। ऑप्शन नंबर सी काली खांसी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रामित पशु के काटने से फैल सकता है? तो यदि कोई संक्रामित पशु मनुष्य को काट ले और मनुष्य में ही फैल सकता है, वो रोग है आपका रेबीज। ऑप्शन नंबर सी रेबीज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी ये आपका वायरस से के द्वारा फैलता है और ये हमारे शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आपसे संक्रामक स्रोत और तदजनित रोगों का मिलान कीजिए। तो संक्रामक स्रोत और तदजनित रोग हम मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है? बैक्टीरियम। तो जो बैक्टीरियम है आपका, यहां पर बैक्टीरियम के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तपेदिक। बैक्टीरियम जो है तपेदिक, तो ये ए हो जाएगा, बैक्टीरियम तपेदिक। अगला देखिए, अगला आपको दिया है फंगस। तो फंगस जो है ये आपका दाद से होगा, दाद। फंगस किससे होगा? दाद। तो चौथे का बी। इसके बाद है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ होता है आपका कालासार, काला अजार, तो ये आपका हो जाएगा सी। और वायरस बचा तो वायरस हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 4, 1, 3। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, 2, 4, 1, 3 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कीट रोगवाहक और संचारित रोग, इसका भी सही मिलान करना है। पहले दिया है एनाफ्लीज। तो एनाफ्लीज यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनाफ्लीज हो जाएगा मलेरिया। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दिया है आपका क्यूलेक्स। तो क्यूलेक्स के लिए आपका हो जाएगा फाइलेरिएसिस। ऑप्शन नंबर यहां पर 3 सही आंसर हो जाएगा, फाइलेरिएसिस क्यूलेक्स। अब रेत मक्खी लिखा है, तो रेत मक्खी जो है ये आपका हो जाएगा कालाजार। ऑप्शन नंबर यहां पर सी। और उसके बाद आपका लिखा है क्या? सीसी मक्खी। तो सीसी मक्खी से आपकी नींद की बीमारी, तो यहां पर डी हो जाएगा। तो मतलब यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 4, 3, 2, 1 यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक तरफ यहां पर दिए गए हैं प्लेग, एड्स, गंजापन और मलेरिया, दूसरी तरफ प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु और जीवाणु। मतलब ये जो रोग दिए गए हैं प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया, ये किससे होते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले जो है आपका प्लेग देख लेते हैं। तो प्लेग के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेग होता है आपका जीवाणु से। तो जीवाणु 4 पर लिखा है, तो ए का हो जाएगा आपका 4। प्लेग होता है जीवाणु से। एड्स किससे होता है? तो एड्स होता है वायरस से या विषाणु से, तो बी का हो जाएगा 3। गंजापन किससे होता है? तो गंजापन होता है कवक के द्वारा, फंगस कवक के द्वारा, तो यहां पर आपका सी का हो जाएगा 2। और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण, तो यहां पर हो जाएगा 1। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया इसमें। एनाफ्लीज मच्छर निम्नलिखित में से किसके वाहक या वेक्टर का कार्य करते हैं? तो एनाफ्लीज मच्छर ये आपके काम करते हैं मलेरिया के वाहक का। ऑप्शन नंबर केवल एक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया। एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया होता है। निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक हैं? यहां पर आपको जो रोग दिए गए हैं उनमें से कौन से जल संक्रामक हैं? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? एक तो टाइफाइड रोग, ये जल संक्रमण से होता है, जल गंदा पानी पीने से होता है। और इसके अलावा आपका हो जाएगा यकृत शोध। ऑप्शन नंबर 4। तो 1 और 4। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी से हो जाएगा आपको स्कर्वी रोग। ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी रोग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक मिलेगी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको विटामिन सी सबसे अच्छा मिलेगा नींबू में, खट्टे फलों में होता है, तो नींबू में विटामिन सी सबसे अच्छी मात्रा मिलेगी। स्कर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो स्कर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम है आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर विटामिन सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शुष्का छिपाक मतलब ज़ेरोप्थेलिमिया किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो ज़ेरोप्थेलिमिया या शुष्का छिपाक ये होता है आपका विटामिन ए की कमी कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर ए विटामिन ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? तो विल्सन रोग का लक्षण नहीं बोला गया है, नहीं। तो देखो रतौंधी ये विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। बाकी पैरों या पेट में फ्लूइड बनना, बोलने निगलने या शारीरिक समन्वय में समस्याएं और अनियंत्रित गतिविधियां या मांसपेशियों में अकड़न, ये सभी विल्सन रोग का कारण है। रतौंधी नहीं होता विल्सन से। घातक रक्त अल्पता मतलब एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो एनीमिया होता है ये आपको विटामिन B12 की कमी के कारण होगा। ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 की कमी के कारण राइट आंसर है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो होता है ये आपका विटामिन B1 विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित नहीं है बोला गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका संबंधित नहीं है स्कर्बिक एसिड, ये संबंधित नहीं है बी कॉम्प्लेक्स से। बाकी राइबोफ्लेविन, थायमिन और फॉलिक एसिड ये सभी बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित आपके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? तो मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है आपका विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? तो ऑर्गो कैल्सीफेरॉल यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर ए विटामिन D2 को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। D2 ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। यदि एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी है? तो यदि एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में आपका विटामिन डी की कमी है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विटामिन डी की कमी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग करेंगे तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बेरी बेरी रोग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ब्लड रक्त कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेमिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सामान्यतः रुधिर कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो रुधिर कैंसर जो होता है वर्गीकृत नहीं किया जाता बोला गया है। देखो ल्यूकेमिया होता है रुधिर कैंसर, माइलोमा भी और लिम्फोमा भी। कार्सिनोमा ये आपका रुधिर कैंसर के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए इनमें से क्या की जाती है? तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए आपकी बायोप्सी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बायोप्सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोसे शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। तो कार्सिनोसे शब्द का मतलब क्या होता है? तो कार्सिनोसे शब्द का मतलब होता है केकड़ा। ऑप्शन नंबर सी केकड़ा राइट आंसर हो जाएगा। एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसके दौरान ऊतक का एक छोटा सा नमूना शरीर के एक भाग से हटा दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऊतक का छोटा सा नमूना लेकर एक चिकित्सा का प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है बायोप्सी। ऑप्शन नंबर सी बायोप्सी राइट आंसर है। कैंसर रोग कारकों को कहते हैं? तो कैंसर रोग कारकों को कहा जाता है आपका कार्सिनोजेंस। ऑप्शन नंबर सी कार्सिनोजेंस राइट आंसर है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका थैलेसीमिया एक अनुवांशिक विकार है। ऑप्शन नंबर सी थैलेसीमिया राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। तो डिप्थीरिया ये दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। बाकी सभी बीमारियां यहां पर जो दी गई हैं ये दिल से आपके संबंधित बीमारी हैं। डिप्थीरिया दिल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामित नहीं होता, नहीं फैलता? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिरोसिस। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। बाकी एड्स, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी ये सभी फैलते हैं। सिरोसिस नहीं फैलता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी यकृत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज हो जाएगा? तो मधुमेह या डायबिटीज, ग्लूकोज अधिक हो जाएगा तो आपके शरीर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण आपका गंडमाला रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी गलकंड या गंडमाला रोग राइट आंसर है। कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? तो कैडमियम प्रदूषण से आपका राइट आंसर हो जाएगा इटाई रोग। ऑप्शन नंबर बी इटाई रोग राइट आंसर है। इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है? तो इटाई के लिए आपका कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या श्वसन संबंधी रोग है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से श्वसन संबंधी रोग है आपका सार्स। ऑप्शन नंबर बी सार्स रोग श्वसन संबंधी रोग है। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होता है? तो नॉक नी सिंड्रोम के लिए आपका फ्लोराइड उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सा रोगी को लौह एवं फॉलिक अम्ल की टिकिया लेने की सलाह देता है। टिकिया मतलब गोली लेने की सलाह देता है। व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है? यदि आपको आयरन की गोली और फॉलिक एसिड की गोली चलाई डॉक्टर दे तो आप किस रोग से ग्रसित हो सकते हैं? तो आप रक्त अल्पता से ग्रसित हो सकते हैं, अरक्तता। ऑप्शन नंबर बी अरक्तता प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रोगेरिया ग्रस्त रोगों का सबसे स्पष्ट प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो प्रोगेरिया ग्रस्त लोगों का सबसे स्पष्ट प्रमुख लक्षण जो होता है, लक्ष्य जो होता है, ये होता है जरण की अपेक्षाकृत तेज दर। ऑप्शन नंबर सी जरण की अपेक्षाकृत तेज दर राइट आंसर हो जाएगा। पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो पारे और नाइट्रेट के संदूषित जल को यदि आप उपभोग करेंगे तो आपको मीना माता रोग और ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? मतलब गलत है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा सुमेलित है। तो विटामिन के अल्फा सुमेलित है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल बिल्कुल सुमेलित है। और विटामिन डी से आपको कॉड यकृत तेल बिल्कुल सही है। विटामिन B1 संतरा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 संतरा नहीं, विटामिन सी। संतरा किसका स्रोत है? विटामिन सी का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां पर भी कुछ एक गलती दी गई, उसको पकड़ना है। तो ऑर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेट्स बिल्कुल सही है। साइनोकोबालमिन रक्त अल्पता, यह भी बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका रेटिनॉल जीरोप्थैलिमिया सही है। टोकोफेरॉल बेरी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत आंसर है। ये मेल नहीं है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत आंसर है। रोग और मानव शरीर का प्रभावित अंग, इसमें से आपको मैच करना है कौन सा है। रोग देखिए कंजक्टिवाइटिस, डर्मेटाइटिस, गाउट और मेनिंजाइटिस। तो सबसे पहले कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस यहां पर ये आपके लिए आंखें, ये बिल्कुल सही है आपका। डर्मेटाइटिस का है आपका त्वचा। तो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 3। गाउट के लिए सही आंसर है आपका जोड़ों के लिए गाउट, तो सी का हो जाएगा 2। और डी आपका है मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस जो है मेरु रज्जु, तो ये 4। तो 1 3 2 4 ये सही आंसर हो जाएगा। 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर 1 3 2 4 सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। टीके विशिष्ट रोग प्रतिरक्षी प्रोटीन के संश्लेषण के अभिप्रेरण द्वारा संरक्षण प्रदान करता है। शरीर में रोग प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कोशिका कौन सी होती है? तो रोग प्रतिरक्षी के लिए उत्तरदायी जो कोशिका होती है ये होती है आपकी लसिका कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी लसिका कोशिकाएं रोग प्रतिरक्षी उत्पाद करती हैं। ऑप्शन नंबर बी। टीका या वैक्सीन क्या होता है? तो टीका या वैक्सीन होता है कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या होता है? कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। ऑप्शन नंबर ए। मानव के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है? तो अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है पूछा गया है। तो मस्तिष्क नहीं है, बाकी थाइमस, तिल्ली और लसिका ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। प्रतिजन ऐसे पदार्थ हैं तो प्रतिजन जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीपित करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रभावी औषधि कौन सी है? तो मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रभावी यदि आप औषधि देखेंगे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुनेन जो है अति प्रभावी औषधि है मलेरिया के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग ओपिएट
नार्कोटिक ड्रग है, तो नार्कोटिक ड्रग, ओपिएट नार्कोटिक ड्रग आपका एनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। मनुष्य में कार्डियो वस्कुलर प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपयोगी ड्रग कौन सा है? तो कार्डियो वस्कुलर प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो उपयोगी ड्रग है वो है आपकी कोकीन, ऑप्शन नंबर ए कोकीन राइट आंसर हो जाएगा। एंटी हिस्टेमिनो तथा स्टेरॉयडों के उपयोग से किस समस्या में शीघ्र आराम मिलता है? तो इन एंटी आपकी हिस्टोमिनो और स्टेरॉयड यदि आप लेंगे तो आपको एलर्जी से शीघ्र आराम मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। ईसीटी क्या कहलाता है? तो ईसीटी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये एक विद्युत उपचार, आघात उपचार है, करंट लगा के उपचार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हृदय को उत्तेजित करता है? तो हृदय को उत्तेजित करता है आपका एपिनेफ्रिन, ऑप्शन नंबर बी एपिनेफ्रिन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बेंजोडायजेपिन क्या है? तो बेंजोडायजेपिन जो होता है ये है आपका एंटी एंग्जाइटी ड्रग, एंटी एंग्जाइटी ड्रग है बेंजोडायजेपिन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक हेल्यूसिनोजन मतलब मति भ्रम उत्पन्न करने वाला है? तो मति भ्रम उत्पन्न करने वाला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहां पर ये सभी आंसर सही हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो हैं आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सभी मति भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। किसी विशिष्ट मनोनुवर्तनी औषधि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किसी विशिष्ट मनोनुवर्तनी औषधि के विषय में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से भांग से अनुमोद अवगम तथा विभ्रम पैदा होता है। भांग जो होती है ना खाते हैं उससे आपको अनुमोद अवगम और विभ्रम पैदा होता है, मतलब कुल मिला के आपका दिमाग घूम जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आती है? तो अफीम ये आती है अवसादकारी श्रेणी की दवा के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो उसको हम अगले पार्ट में ला देंगे। कमेंट करके बताइए यदि आपको पार्ट 2 चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा जिसको पार्ट 2 चाहिए हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।